एआई के 7 सितारों की 18 महीने पुरानी तेजी खत्म हो गई, जिन्हें मैक 7 मैग्निफिसेंट 7 कहते हैं। इनका 3.5 ट्रिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण अब तक साफ हो चुका है। अमेरिका से कोरिया तक, एनवीडिया से एसके हाइनिक्स तक सब 25 से 40% टूट चुके हैं। ये मेल्टडाउन है या करेक्शन? क्या माइकल बरी का 1.6 बिलियन डॉलर का इन्वीडिया वाला शॉर्ट खुल गया है? मगर दूसरी तरफ चैट जीपीटी पर रोज 80 करोड़ ग्राहक बढ़ रहे हैं, एंथ्रोपिक को नए ग्राहक मिल रहे हैं, कंपनियां एआई से लागत घटा रही हैं। तो फिर क्या हो रहा है एआई के बाजार में? एआई तो चल रहा है, एआई स्टॉक क्यों नहीं चल रहे? एआई की प्रोडक्टिविटी अगर असली है तो वैल्यूएशन क्यों डूब रहे हैं? 180 साल पहले एक रेलवे के किंग ने एक सबक छोड़ा था। क्या एआई भी उस तरफ बढ़ रहा है? अर्थम में आपका स्वागत है। ये बात 19वीं सदी के मध्य की है। 1844 की एक चमकती गर्मी में लंदन की थ्रेडनीडल स्ट्रीट में एक नाम चर्चा में था। हर अखबार में उसका नाम आता था, जॉर्ज हडसन। लोग उसे रेलवे का किंग कहते थे। वो यॉर्क का एक कपड़े का व्यापारी था जो एक रेलवे उद्यमी बन गया था। हडसन को सब जानते थे, सब उसे पूछते थे। ब्रिटेन में उसने 1000 मील लंबा रेलवे ट्रैक बिछाया, उसे पार्लियामेंट में बैठाया गया। क्वीन विक्टोरिया उसका सम्मान करती थी, ड्यूक्स और अर्ल्स उसकी पार्टियों में आते थे। 1845 तक ब्रिटेन में 263 नई रेलवे कंपनियां लिस्ट हुई। उस दौरान की रेटिंग से देखें तो सब ट्रिपल ए रेटेड, सब हडसन की चहेती। टाइम्स बैंक, रॉयल बैंक, सब ने इन रेल कंपनियों में पैसा डाला। मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपनी जमा पूंजी रेलवे स्टॉक्स में लगा दी। चार्ल्स डिकेंस ने भी लगाई, शार्लेट ब्रांटे ने भी लगाई। हालांकि बाद में सबने गंवाया। हडसन खुद एक अरबपति बन चुका था उस दौर में। रेलवे एक चमत्कारी टेक्नोलॉजी थी। ट्रेन घोड़े से 10 गुना तेज चलती थी। माल परिवहन का खर्च आधा हो रहा था। ब्रिटेन की पूरी इकॉनमी बदल रही थी। ये सच था, सब कुछ सच। फिर 1846 आया, फिर 1847 आया और एक स्कैम फूटा। हडसन की कंपनी के खातों में हेरफेर मिला। रेलवे कंपनियों ने अपने मुनाफे बढ़ा चढ़ाकर दिखाए थे। ये वो राजेश एक्सपोर्ट्स वाला रोग है जो बहुत पुराना है। 50% कंपनियां कागज पर थीं, उन्होंने रेलवे ट्रैक ही नहीं बिछाए। 1846 से 1850 के बीच रेलवे के स्टॉक्स 85% टूट गए। मिडिल क्लास बर्बाद हो गया। हडसन बदनाम हुए, पार्लियामेंट से निकाले गए, फ्रांस भाग गए और 1871 में लंदन के एक छोटे से कमरे में गुमनामी में मरे। हडसन तो गुमनामी में मरे, मगर रेलवे नहीं डूबी। 1860 तक ब्रिटेन में 10,000 मील लंबा रेलवे ट्रैक बन गया। 1870 तक 15,000 मील लंबी रेलवे लाइनें बिछा दी गईं। 1900 तक आते आते ब्रिटेन का हर बड़ा शहर रेलवे से जुड़ गया था। रेलवे ने ब्रिटेन को सुपर पावर बनाया। और फिर पूरी दुनिया में वो जो उपनिवेश का, कॉलोनीज का युग था, उस दौर में रेलवे ब्रिटेन का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट यानी निर्यात हो गई। मगर 1845 के निवेशक 30 साल तक अपने नुकसान की भरपाई नहीं कर पाए। जिन्होंने हडसन की कंपनियों में पैसा डाला था सब साफ हो गया, लेकिन जिन्होंने 1860 के बाद रेलवे कंपनियों में पैसा लगाया, खूब मुनाफा कमाया। यही पैटर्न है। टेक्नोलॉजी जीतती है, पहली पीढ़ी के स्टॉक्स नहीं। रेलवे 1845 में काम कर रही थी, रेलवे स्टॉक्स 1845 में काम नहीं कर रहे थे। 180 साल बाद 2026 में क्या वही हो रहा है? एआई काम कर रही है, एआई स्टॉक्स टूट रहे हैं। एनवीडिया की चौथी तिमाही की कमाई असली है। चैट जीपीटी के पास 80 करोड़ यूजर्स जो रोज इस्तेमाल करते हैं वो असली हैं। माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट काम कर रहा है, एंथ्रोपिक का क्लाउड पूरी दुनिया में यूज हो रहा है। मगर एनवीडिया, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये सारे स्टॉक्स पिछले कुछ महीनों में 20 से 40% टूट चुके हैं। मैग्निफिसेंट 7 का 3.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप अकेले इस साल जनवरी से अभी तक साफ हो चुका है। और कोरिया का कोस्पी 28% गिर चुका है। आपको कहीं ना कहीं ये हडसन के 1846 जैसा हाल लगता होगा। आपके दिमाग में सवाल होगा कि ये एआई का मेल्टडाउन शुरू हुआ है क्या? क्या बबल फट रहा है? तो पहले तो यही सवाल है कि क्या बबल था या एक स्वस्थ करेक्शन है, क्योंकि कीमतें फूल चुकी थी और एआई अब जब चलने लगा है तो एक करेक्शन आने लगा है। आसान नहीं है सवाल का जवाब। आइए अर्थम के भीतर हम आपको बताते हैं और आपको वो समीकरण भी दिखाते हैं जो आपको चौंकाएंगे भी और आगे की राह भी दिखाएंगे। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में, कोरिया में क्या हुआ? सिर्फ वहीं क्यों हुआ, सब जगह क्यों नहीं? सियोल की कहानी अजीब है और जून 2026 तक उसे 3 चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। जो अक्सर 1 दिन का, 2 दिन का चार्ट देखकर दौड़ पड़ते हैं,
और तेजी या गिरावट को देखकर नाचने लगते हैं या डर जाते हैं, उनके कोरिया का सबक समझना चाहिए। पहले समझते हैं कोरिया के संकट के चरण। 3 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति यून सुक योल ने कोरिया में मार्शल लॉ की घोषणा की। रात 1:30 बजे अचानक वो टीवी पर आए और उन्होंने कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिया। 6 घंटों में कोरिया के पार्लियामेंट ने उसे पलट दिया। सरकार की पॉलिटिकल विश्वसनीयता खत्म हो गई। 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया गया। वो दौर था जब कोरियन करेंसी वॉन एक दिन में टूटकर 16 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई। कोस्पी 2% टूटा। विदेशी निवेशकों ने जनवरी 2025 तक, इस संकट के बाद जनवरी 2025 तक $5 बिलियन निकाल लिए। ये एआई वाली बिक्री नहीं थी, ये कोरिया का राजनीतिक संकट था जिसने कोरिया के बाजार में निवेशकों का भरोसा तोड़ दिया। तो जब असली चोट आई 2026 में एआई वाली, तब कोरिया का बाजार कॉन्फिडेंस के आधार पर टूटा हुआ था। अब दूसरा चरण 2026 की पहली तिमाही, यह सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कोरिया की अर्थव्यवस्था का 20% हिस्सा संभालती है, सबसे बड़ी कंपनी है कोरिया की। सैमसंग को एनवीडिया को HBM3 यानी हाई बैंडविड्थ मेमोरी सप्लाई करनी थी। क्वालिटी टेस्टिंग हुई, सैमसंग के चिप्स फेल हो गए और एसके हाइनिक्स ने एनवीडिया का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। ये बहुत बड़ी हेडलाइन थी। जनवरी 2026 में सैमसंग के सीईओ जॉन यंग हुन ने अपने स्टॉक होल्डर्स की मीटिंग में स्वीकार किया कि हम हाई बैंडविड्थ मेमोरी बनाने में पिछड़ गए हैं। सैमसंग का स्टॉक एक हफ्ते में 11% गिरा, जबकि एसके हाइनिक्स के स्टॉक्स में तेजी आई। मगर एक खुशी कमजोर थी, इसके पास पैर नहीं थे। अब तीसरा चरण समझिए। अप्रैल से जून के बीच में अमेरिका में टैरिफ पॉलिसी फिर बदली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसने ट्रंप के टैरिफ पर टिप्पणियां की थी। एनवीडिया और एएमडी के जो हाई एंड चिप थे, उनके निर्यात पर अमेरिका ने टैरिफ लगाए। मेमोरी इनकी कोरिया से आती थी और कोरियाई कंपनियों पर तगड़ा असर हुआ। दूसरी बात है कि जो बाइडेन का चिप्स एक्ट था, उसमें कोरियाई कंपनियों को भारी सब्सिडी मिली थी अमेरिका में प्लांट लगाने के लिए, वो वापस हो गई। सैमसंग का टेक्सास प्लांट बनना मुश्किल हो गया। एसके हाइनिक्स का इंडियाना प्लांट जो काम शुरू कर चुका था, वहां काम रुक गया। अब आंकड़े देखिए। कोरिया का चिप निर्यात अप्रैल 2026 में 18% नीचे आया, मई में 23% नीचे आया ईयर ऑन ईयर आधार पर, और इसके बाद जून में कोस्पी 12 महीनों में 22% नीचे आ गया। वॉन 17 साल में सबसे आधा टूटा। तो कोरिया में जो एआई स्टॉक्स का संकट है, इसके पीछे कई और भी पहलू हैं, मगर इस आईने में आप पूरी दुनिया देख सकते हैं। पहले आप ये टेबल देखिए, यहां कोरिया का साल भर का दर्द दिखता है। अब समझते हैं कि कोरिया में ही इतना दर्द क्यों है, और इसका जवाब 5 परतों में है जो हर भारतीय निवेशक को समझना चाहिए। पहली परत, कोरिया में कोस्पी में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स मिलकर 31% का वेट रखते हैं। इसलिए जब जरा सा भी चिप साइकिल टूटता है, चिप को लेकर कोई भी नकारात्मक खबर आती है, तो कोस्पी टूटने लगता है। दूसरी परत समझिए, चिप्स कोरिया के निर्यात का 19% हिस्सा है। सेमीकंडक्टर्स वो सबसे बड़ा निर्यात है। इन चिप्स की 65% सीधे और परोक्ष मांग एआई की मांग पर निर्भर है। तो जब माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजन ने अप्रैल में अपने एआई निवेश को कम करने के संकेत दिए, तो कोरिया के चिप ऑर्डर तुरंत प्रभावित हुए। तीसरी परत, $1 की कीमत इस वक्त 1535 वॉन है। कोरिया की करेंसी वॉन 12 महीनों में 25% गिरी है, जिसके बाद इंपोर्टेड हार्डवेयर की, तकनीक की, मशीनों की लागत बढ़ी है। कोरिया में अब घरेलू निवेश मुश्किल हो रहा है, और इसलिए जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके 24 घंटे पहले कोरिया की सरकार ने एक बड़ा निवेश कार्यक्रम सेमीकंडक्टर के लिए घोषित किया है। दरअसल जब करेंसी टूटती है तो आयात की लागत बढ़ती है। चौथी परत, कोरिया का एनपीएस यानी जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, पेंशन फंड है, यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पेंशन फंड है, और इसका 28% पैसा डोमेस्टिक इक्विटी में है। इसलिए जब कोस्पी, अमेरिका का स्टॉक मार्केट, गिरा तो पूरा रिटायरमेंट सिस्टम हिल गया। एनपीएस ने जून 2026 में पहली बार यह कहा कि वो $5 बिलियन की स्टॉक्स की बिकवाली करेगा। अब जब सबसे बड़ा निवेशक बेच रहा था तो सब बेचने लगे। पांचवी परत, 2024-25 में कोरिया के रिटेल ट्रेडर्स ने एआई चिप्स के स्टॉक्स पर भारी लेवरेज सौदे किए थे, यानी कर्ज लेकर दांव लगाए थे। KRX जो कोरिया एक्सचेंज है, वहां डेली F&O का वॉल्यूम रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। इसलिए जब स्टॉक्स गिरे, तमाम कारणों से, राजनीतिक कारण, अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी का बदलाव, तो इन निवेशकों के हाथ क्या कंधे तक जल गए। तो कोरिया का संदेश पकड़िए आप, जब ग्लोबल एआई हिलता है तो सप्लाई चेन वाले देश सबसे पहले मरते हैं। हडसन ने 1846 में जब पहला क्रैश देखा था, तो
तो पहला क्रैश ब्रिटेन में नहीं हुआ था, वो यॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में हुआ था, जो रेलवे कंपनियों का उस वक्त का हब था। उसके बाद वो लंदन पहुंचा। तो आज एआई का पहला क्रैश सियोल में दिख रहा है। लेकिन ये सवाल तो समझना ही होगा कि क्या एआई दरअसल एक बबल है या कुछ और ही तस्वीर है एआई कंपनियों के भीतर। तो इसके लिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल कि क्या एआई कंपनियां और स्टॉक्स किसी बबल में पहुंच गए हैं, कीमतें इस स्तर तक पहुंच गई हैं कि बिल्कुल अप्रत्याशित हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि बबल तो हर टेक रैली के साथ आता है। इस बार सच में क्या हो रहा है, आंकड़े देखते हैं। हमें 3 ऐसे बबल इंडिकेटर्स मिले हैं जो हर ऐतिहासिक बबल में, यानी जब कीमतें एक सीमा से अधिक बढ़ जाती हैं स्टॉक्स की, तो उसमें मिलते हैं। और वो तीनों आज एआई के मामले में लाल दिखाई दे रहे हैं। यह तथ्य समझना जरूरी है। सबसे पहले आप इस टेबल पर नजर डालिए जो हाल का दर्द है। मैक 7 का मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स का बाजार पूंजीकरण कितनी तेजी से गिरा है, इस टेबल में देखिए। आप इस टेबल में जरा स्केल देखिए। 3.6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान इस साल जनवरी से जून तक एआई स्टॉक्स में हो चुका है। यह राशि जापान और यूके की संयुक्त जीडीपी के बराबर है। यानी इतनी राशि, इतना पैसा बाजार से एक साल में हवा हो गया। बाजार को सिस्को याद आ रहा है, 2000 वाला सिस्को। आगे भी हम सिस्को की बात बार बार करेंगे, इसे याद करेंगे, इसलिए एक बार समझ लेते हैं कि क्या हुआ, फिर एआई की तरफ चलेंगे। 27 मार्च 2000 को सिस्को सिस्टम दुनिया की सबसे कीमती कंपनी बन गई थी। मार्केट कैप थी 555 बिलियन डॉलर। उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट से ज्यादा, जी से ज्यादा, एक्सॉन मोबिल से ज्यादा। पी रेशियो था 196, मतलब निवेशक $1 के मुनाफे के लिए $196 दे रहा था। सिस्को के सीईओ जॉन चैम्बर्स दुनिया के सबसे भरोसेमंद टेक सीईओ माने जाते थे। सिस्को के राउटर्स इंटरनेट की जान थे, रीढ़ थे। हर डेटा सेंटर में, हर आईएसपी के पास टेलीकॉम बैकबोन में सिस्को के सॉफ्टवेयर लगे थे। हर पेंशन फंड ने, हर म्यूचुअल फंड ने, रिटायरमेंट अकाउंट ने सिस्को में निवेश कर रखा था। इंटरनेट सच्चा था, सिस्को की तकनीक सच्ची थी, कोई धोखा नहीं था, मगर स्टॉक्स वैल्यूएशन का बोझ नहीं संभाल पाया। 31 महीनों में, इसके बाद के 31 महीनों में स्टॉक्स 89% गिरा और अक्टूबर 2002 तक ये स्टॉक $80 से टूटकर लगभग $9 पर आ गया। $500 बिलियन का मार्केट कैप हवा में उड़ गया। मगर ध्यान दीजिए, सिस्को दिवालिया नहीं हुई थी। उसकी कमाई 2000 में $18.9 बिलियन थी और 2024 में अब $54 बिलियन पर है, 3 गुना बढ़ी। सिस्को ने 1.5 ट्रिलियन राउटर्स बेचे थे। उसका बिजनेस असली था, उसकी तकनीक असली थी, उसकी ग्रोथ असली थी। इंटरनेट जीत गया, सिस्को का बिजनेस जीत गया। मगर उसका स्टॉक 1999 में जिस शिखर पर था, वहां से वो 21 साल बाद भी वहां नहीं पहुंचा। केवल जून 2021 में उसने उस ऊंचाई को छुआ था। और अगर महंगाई को मिला लें तो सिस्को का स्टॉक अपनी उस ऊंचाई पर कभी नहीं पहुंचा जो वो 2000 में था। तो सिस्को का किस्सा याद रखिए। और अब हम चलते हैं एआई की तरफ और वो देखते हैं 3 बबल के संकेतक जो हमारे सामने आते हैं। पहला है, वैल्यूएशन में करेक्शन शुरू हुआ है। एआई स्टॉक्स के वैल्यूएशन गिरने लगे, लेकिन अभी भी वो खतरे के जोन में है, लाल निशान में है और बबल के स्तर पर दिख रहे हैं। जैसे एनवीडिया को देखें, एनवीडिया का पीक पी सितंबर 2024 में 75 था। आज ये टूटकर 38 पर आ गया है। यानी गिरावट तो हुई है, लेकिन 38 अभी भी बहुत ऊंचा है पी, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू में अब बड़ी ग्रोथ नहीं है। S&P का 500 का, जो कि मुख्य सूचकांक है अमेरिका का, उसका ऐतिहासिक पी औसत 16 पर है, जबकि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजन, इनके सबके पी 28 से 38 के बीच हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां हाल सिस्को जैसा नहीं है जब वैल्यूएशन 100% से ऊपर था। यानी करेक्शन के बाद बात बन सकती है। कैसे बात बनेगी, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी वैल्यूएशन ऊंचाई पर है और उनमें करेक्शन दिख रहा है। एआई का असली डर स्टॉक्स में नहीं है, बल्कि उन यूनिकॉर्न्स में है जो शेयर बाजार में नहीं है। और शायद असली बबल वहां है। ये टेबल देखिए, प्राइवेट एआई यूनिकॉर्न्स के वैल्यूएशन की। ये टेबल आपको बता रही है कि लिस्टेड स्टॉक्स के वैल्यूएशन घट रहे हैं, लेकिन जो यूनिकॉर्न्स हैं उनके वैल्यूएशन अभी भी बेसिर पैर ऊंचे हैं। ओपन एआई को $380 बिलियन पर वैल्यू किया जा रहा है। अभी ओपन एआई का जितना रेवेन्यू है उसका ये 25 गुना है। एंथ्रोपिक का वैल्यूएशन उसके रेवेन्यू का 36 गुना है। एक्सएआई के पास, यानी इलॉन मस्क की एक्सएआई के पास तो कोई रेवेन्यू ही नहीं है। यहां पर कहीं ना कहीं आपको .com बबल वाली कहानी सच होती दिखती है। अब पकड़िए दूसरा इंडिकेटर या दूसरा संकेतक, जो इसका सबसे खतरनाक हिस्सा है एआई का। ये सर्कुलर फाइनेंसिंग का जाल है।
2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में 3 बड़े सौदे हुए, आपने भी हेडलाइंस देखी होंगी, और इसने पूरे सर्कुलर नेटवर्क को सामने खोल दिया। पहले टेबल में तस्वीर देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि ये सर्कुलर फाइनेंस का जाल क्या है। अभी ताजी तस्वीर क्या दिख रही है। सितंबर 2025 को याद करिए, एनवीडिया ने ओपन एआई में $100 बिलियन के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की घोषणा की थी। यानी चिप बेचने वाला अब अपनी ग्राहक कंपनी में ही शेयर होल्डर हो गया था। ये वही पैटर्न है जो ल्यूसेंट ने 1999 में किया था। ल्यूसेंट ने अपने ग्राहकों को $7 बिलियन दिए और फिर उन ग्राहकों ने उसी पैसे से ल्यूसेंट के इक्विपमेंट और एक्सचेंजेस खरीदे थे। ल्यूसेंट ने उसे रेवेन्यू में दिखाया। जब ये सब कुछ तस्वीर सामने आई तो 2001 में स्टॉक 99% गिरा। तो ये तो एनवीडिया और ओपन की डील की बात थी। अब दूसरी डील देखिए। अक्टूबर 2025 में एएमडी ने, जो कि दूसरी बड़ी चिप मैन्युफैक्चरर है, उसने ओपन के साथ एक 6 गीगावाट की सप्लाई की डील की। एएमडी ने ओपन को 160 मिलियन शेयर दिए। ओपन एएमडी के चिप्स खरीदेगा। ये किस्म का क्रॉस इक्विटी क्रॉस परचेज है। नवंबर 2025 में अमेरिकी रेगुलेटर ने ओरेकल और ओपन के स्टारगेट डील की जांच शुरू की है। ओरेकल ने भी $300 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसका रेवेन्यू $55 बिलियन है। एसईसी ने पूछा ये पैसा कहां से आएगा, इसका जवाब अभी आना बाकी है। जून 2026 तक एसईसी की जांच, यानी जो अमेरिका का रेगुलेटर है उसकी जांच माइक्रोसॉफ्ट, ओपन और एनवीडिया का और कोरवीव की जो डील है वहां तक पहुंच रही है। ध्यान दीजिए, जब रेगुलेटर को कुछ संदिग्ध दिखता है तो कुछ बड़ा होने वाला होता है, जैसे एनरॉन 2001 में और लीमन 2008 में। दोनों मामलों में अमेरिका के स्टॉक रेगुलेटर ने 6 महीने पहले जांच शुरू की थी और उसके बाद घोटाला खुला था। तीसरा संकेत पकड़िए। एआई कंपनियों का पूंजी खर्च, कैपेक्स और रेवेन्यू ग्रोथ का गणित दिमाग हिला देता है। यह अंतर अब $1 ट्रिलियन पर है और यह सबसे डरावना आंकड़ा है। इस टेबल में देखिए पहले, फिर उसके बाद हम इसे समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल और अमेजन चारों का जो साझा कैपेक्स है, यानी पूंजी खर्चे जो वो निवेश करने वाले हैं, वो 2026 के लिए $625 बिलियन है। यानी इतना पैसा वो लगाएंगे एआई में। माइक्रोसॉफ्ट ने हालांकि अभी $80 बिलियन का कट किया है। लेकिन अगर आप पूरे एआई इकोसिस्टम की रेवेन्यू देखें तो 2026 में केवल $300 बिलियन थी, जिसमें एनवीडिया का चिप का पैसा, यानी चिप से होने वाली कमाई शामिल है। एंड यूजर एआई जैसे कि ओपन एआई, एंथ्रोपिक, कोपायलट, जेमिनी, इनकी कमाई तो $100 बिलियन भी नहीं है। इनका अंतर करीब करीब एक साल में $325 बिलियन तक पहुंचता है। तो सिकोया कैपिटल के डेविड चान ने जो अपना नया आकलन दिया था, उन्होंने कहा कि एआई कंपनियों की खर्च और कमाई में कुल संचित अंतर 2027 के अंत तक $1.5 ट्रिलियन हो जाएगा। मतलब ये कि हर साल इतना पैसा एआई कंपनियां खर्च कर रही हैं जो उनकी कमाई से नहीं लौट रहा है। तो सवाल सीधा है, निवेशकों को पूछना चाहिए कि कब तक खर्च होता रहेगा और किसकी जेब से। अब चलते हैं उस सवाल पर जहां से हम शुरू हुए थे कि क्या ये मेल्टडाउन है। मेल्टडाउन के कौन से संकेत हैं जो हमें इस वक्त स्टॉक मार्केट से, एआई स्टॉक से मिल रहे हैं। अब तीसरा सवाल जो सबसे बड़ा, कि क्या ये गिरावट कोरिया से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। क्या ये गिरावट मेल्टडाउन है, यानी क्रैश शुरू हो रहा है। कुछ शुरुआती संकेत ऐसे हैं हमारे पास, 5 ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि एक छोटा मोटा मेल्टडाउन हो सकता है। इन्हें ध्यान से समझिए। पहली बात, ऐसे संकट में सप्लाई चेन सबसे पहले मरती है। तो कोरिया का सूचकांक, कोस्पी या वहां के स्टॉक्स, चिप स्टॉक्स, इसके हाइनेक्स का यही हाल है। एशियन क्राइसिस को अगर ध्यान दें तो 1997 में वो शुरू हुई, फिर 2000 में पूरी दुनिया में फैली और उसके बाद .com बबल आया। एसके हाइनेक्स एनवीडिया के HBM3, HBM4 चिप्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। ये बात करोड़ों इन्वेस्टर्स नहीं जानते, मगर बाजार ये जानता है और इसलिए लोग कोरियन स्टॉक्स बेच रहे हैं। अब दूसरा इंडिकेटर, बड़ी एआई कंपनियां जिन्होंने बड़े निवेश किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वो खर्च में कटौती कर रही हैं। जैसे अप्रैल 2026 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी कैपेक्स गाइडेंस घटाई, $400 बिलियन से घटाकर $320 बिलियन पर कर दी। यानी अब $80 बिलियन कम खर्च करेगी माइक्रोसॉफ्ट। सत्या नडेला ने बिल्ड 2026 के कीनोट में पहली बार ये कहा कि अब एआई का डिप्लॉयमेंट सिलेक्टिव होगा, यानी चुनिंदा आधार पर होगा। मेटा ने यही बात मई 2026 में घुमाकर ये कही कि अब सिलेक्टिव स्केलिंग होगी, यानी धीमे धीमे कंपनी बढ़ाई जाएगी। अमेजन की जो कॉल थी पहली तिमाही की, उसमें एंडी जेसी ने कहा कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में जो निवेश किया गया है उस पर रिटर्न नहीं आ रहा है, इसमें लंबा वक्त लग रहा है। यानी जब खर्च करने वाले डरने लगे तो चिप कंपनियों को डरना चाहिए, क्योंकि उनकी मांग पर सीधा झटका लगेगा। और इसीलिए बाजार की निगाहें अब एनवीडिया की तीसरी तिमाही की गाइडेंस पर है।
आप भी इस पर निगाह रखिए क्योंकि एक बड़ा मोड़ हो सकता है। अब मेल्टडाउन का तीसरा संकेत पकड़िए। एआई की रेवेन्यू ग्रोथ गिरने लगी है। जरा पैटर्न देखिए, ये सबसे चिंताजनक है। 2024 में एआई को सिस्टम का रेवेन्यू करीब करीब 80% की रफ्तार से बढ़ा था ईयर ऑन ईयर आधार पर। 2025 में यह घटकर 55% रह गया। 2026 की पहली छमाही में घटकर 35% रह गया। 2027 का प्रोजेक्शन केवल 20% का है और यही सबसे खतरनाक संकेत है, क्योंकि हर बबल पर, पुराने जितने बबल का अध्ययन मैं कर पाया हूं, समझ पाया हूं, उनमें हमेशा ऐसा पैटर्न दिखता है कि पहले कमाई गिरती है कंपनियों की और उसके बाद स्टॉक्स गिरना शुरू होते हैं। अब चौथा संकेत पकड़िए। मंदड़िए यानी शॉर्ट करने वाले बाजार में आ गए हैं। सितंबर 2025 में माइकल बरी की कंपनी स्क्वाइन एसेट्स मैनेजमेंट ने 13F फाइल किया। इस 13F में इनवीडिया पर करीब $1.6 बिलियन का शॉर्ट ऑप्शन था। बरी ने ही 2008 में हाउसिंग क्रैश की भविष्यवाणी की थी, आपको याद होगा। हिंडनबर्ग रिसर्च, स्प्रूस पॉइंट, साइट्रन, सबकी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट्स आई हैं उन्होंने एआई स्टॉक्स में गिरावट की बात कही है। बिल फ्लैंकेस्टीन और जिम चानोस जैसे जो मंजे हुए शॉर्टर यानी मंदड़िए हैं, वो मैक 7 यानी 7 एआई सितारों पर, मैग्निफिसेंट 7 जिनको कहते हैं, उन सितारों पर गिरावट का दांव लगा रहे हैं। सिस्को फिर याद कीजिए, सिस्को 2000 के गिरावट में लगभग ऐसा ही पैटर्न था। फ्लैंकेस्टीन ने 1999 में चेताया था और 2009 में सिस्को गिर गया था। अब पांचवा और आखिरी संकेत इस मेल्टडाउन का, ये भी बड़ा खतरनाक है। एनवीडिया की 47% कमाई केवल 4 कस्टमर से आती है। वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल और अमेजन। यानी अगर इनमें से कोई एक कंपनी अपनी योजना बदल दे, अपना रेवेन्यू गाइडेंस कम कर दे, तो एनवीडिया हिल जाएगी। सिस्को का 2000 में यही हाल था। सिस्को के टॉप 5 कस्टमर थे वर्ल्डकॉम, क्वेस्ट, ल्यूसेंट, स्प्रिंट और एटीएनटी। जैसे ही ये गिरे, सिस्को में गिरावट आई। माइक्रोसॉफ्ट ने इधर अप्रैल 2026 में अपना कैपेक्स कट किया है। बाजार मान रहा है कि कुछ और बड़ी एआई कंपनियां भी अपने पूंजी खर्च में कमी करेंगी। एक स्कोर बोर्ड देखिए जो मेल्टडाउन के सिग्नल्स को एक साथ आपके सामने रखता है। तो ये टेबल ध्यान से देखिए, इसमें 5 के 5 सिग्नल लाल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब एसके हाइनेक्स गिरा तो वॉल स्ट्रीट ने उतना ध्यान नहीं दिया, पर जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कैपेक्स में, अपने पूंजी खर्च में कमी के संकेत दिए, तो एआई हिल गया। इसे देखकर अगर आप डर रहे हो तो ये एक तस्वीर है। मेल्टडाउन पूरी तरह सच भी हो सकता है और नहीं भी। तो हम आपको दूसरा हिस्सा भी दिखाते हैं। तो अगला सवाल, क्यों ना इसे एक अच्छा करेक्शन माना जाए, मेल्टडाउन नहीं? क्या वजह दिखती हैं? बात संतुलित होनी चाहिए, सिर्फ मेल्टडाउन ही नहीं है, करेक्शन भी हो सकता है। 3 ऐसे सिग्नल्स हैं जो एआई को किसी पुराने बबल से अलग भी करते हैं, उन्हें भी समझना जरूरी है। पहली चीज ये कि एआई के पास असली उपभोक्ता हैं। चैट जीपीटी के पास मार्च 2026 तक 80 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स थे। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के पास 50 करोड़ पेइंग यूजर्स हैं जो पैसा दे रहे हैं। गूगल जेमिनाई के पास 40 करोड़ यूजर हैं। एप्पल इंटेलिजेंस के 30 करोड़ यूजर हैं। सिस्को से तुलना करने पर देखें तो ये दिखता है कि उस वक्त जब सिस्को में वो क्रैश आया था, तब दुनिया में इंटरनेट के वास्तविक ग्राहक बेहद कम थे। वेब 1.2 बहुत छोटा था। एआई का इस्तेमाल इस समय वास्तविक है। कंपनियों की उत्पादकता बढ़ रही है, खर्च कम हो रहे हैं। मैकेंजी का जो ताज़ा सर्वे आया था 2025 में और उसके 2026 के भी कुछ आंकड़े आए, वो ये बता रहे हैं कि एआई से ग्लोबल जीडीपी को 2030 तक करीब $4.4 ट्रिलियन की बढ़त मिलेगी और ये बढ़त नकली नहीं है। दूसरी चीज, इसे क्यों करेक्शन माना जाए, मेल्टडाउन या बबल नहीं, इसे समझिए। बाजार सिर्फ मैक 7 का दीवाना है, यानी वो 7 बड़ी कंपनियां जो बाजार में लिस्टेड हैं। लेकिन दूसरे बड़े निवेशक केवल इन्हीं को नहीं देख रहे हैं। सऊदी का पीआईएफ $50 बिलियन का एआई फंड चला रहा है। नॉर्वेजियन सॉवरेन वेल्थ फंड ने एआई में बड़ा निवेश किया है। सिंगापुर जीआईसी ने, जो कि वहां का सबसे बड़ा सॉवरेन फंड है, उसने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डाला है। यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, मिलिट्री, आर्मी, बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बाजार, अदालतें, मीडिया, अकाउंट, सब एआई में निवेश कर रहे हैं, सब एआई खरीद रहे हैं। सिस्को 2000 में जिस हाल में था, वहां इंटरनेट केवल कॉर्पोरेट के पास था। यह बात एआई को 1995 के इंटरनेट की तुलना में बिजली की डिमांड जैसी परिस्थिति से जोड़ती है और यह बड़ा फर्क है। अब तीसरी बात, हालांकि अमेरिका में महंगाई है, मगर तेल की कीमतें कम होने के बाद इसमें कमी होगी और अगर ऐसा हुआ तो फेड शायद रेट नहीं बढ़ाएगा। डोनाल्ड ट्रंप फेडरल रिजर्व को रेट बढ़ाने की इजाजत देंगे, ये मुश्किल दिखता है। ऐसी स्थिति में अगर अगले साल तक ब्याज दरों में एक कटौती और आती है
तो उसका असर एआई स्टॉक्स को फायदे के तौर पर दिखेगा। सिस्को के साथ ये स्थिति नहीं थी। सिस्को 2000 में जब गिरा, उस वक्त फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 6 में बढ़ोतरी की थी और ब्याज दरें 6.5% तक गई थी। इसलिए बाजार ये मान रहा है कि एआई स्टॉक्स में बबल तो बना है, छोटा सा बुलबुला है जो फूटेगा, लेकिन मेल्टडाउन नहीं होगा। मेरी राय में जब मैंने दोनों आंकड़े साथ साथ रखे आपके सामने, एक तरफ मेल्टडाउन के और एक तरफ करेक्शन के, तो ऐसा लगता है जैसे बाजार दो आधे आधे हिस्सों में बटा है। 50% संभावना बबल फूटने की है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ऊंचे हैं और सर्कुलर फाइनेंस का बोझ भारी है। लेकिन 50% संभावना करेक्शन की है क्योंकि एआई का इस्तेमाल वास्तविक है, रियल है, यानी सब कुछ बिखर नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए कि तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है मगर वैल्यूएशन बेहद ऊंचे हैं, और जब स्टॉक की कीमत गिरती है तो तकनीक खत्म नहीं होती, तकनीक का इस्तेमाल रहता है। यही सिस्को का पैटर्न है। सिस्को की कमाई 2000 से 2024 के बीच 3 गुना बढ़ी, लेकिन सिस्को का स्टॉक रिकवर नहीं हुआ। लेकिन यहां भी एक बात और फर्क के तौर पर समझना जरूरी है कि एआई का कारोबार बहुआयामी है, ये एक राउटर कंपनी की बात नहीं है, और इसीलिए आपको एआई स्टॉक्स में दोनों तरीके की तस्वीरें बनती दिख रही हैं। अब पांचवा सवाल, भारतीय निवेशक। भारतीय निवेशक दो हिस्सों में बटे हैं। एक तो वो निवेशक हैं जिनका पैसा एलआरएस के जरिए, ईटीएफ के जरिए, म्यूचुअल फंड के जरिए विदेश में एआई स्टॉक्स में लगा है, और दूसरे वे हैं जिनको लगता है कि अगर एआई फट गया, ये बबल फट गया, तो भारतीय बाजार में विदेशी निवेशक लौट आएंगे। ये बेहद दिलचस्प है। दरअसल भारत के निवेशक एआई में 3 तरह से जुड़े हैं, और तीसरा हिस्सा सबसे रोचक है। पहले टेबल देखिए कि भारतीय निवेशकों की नजर से एआई का एक्सपोजर क्या है। पहला है एलआरएस के जरिए, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के जरिए जो भारतीय निवेशक विदेश में निवेश करते हैं। 2024 से 26 में के बीच में भारतीय निवेशकों ने इस एलआरएस स्कीम के तहत करीब $28 बिलियन अमेरिका की इक्विटी में लगाए हैं, और इसका ज्यादातर हिस्सा मैक्स 7 स्टॉक्स में, यानी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजन, मेटा, गूगल, टेस्ला, इसमें गया है। जितने भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए निवेश किया गया है। तो अगर आप इस साल मैक्स 7 की गिरावट को देखें, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, तो भारतीय निवेशकों को करीब 1.2 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। दूसरी चीज, गिफ्ट सिटी और म्यूचुअल फंड के जरिए ईटीएफ में जो निवेश हो रहा है, उसमें भी एक बड़ा हिस्सा ए स्टॉक्स में जा रहा है। जैसे मोतीलाल ओसवाल का नेस्डैक 100 ईटीएफ पूरी तरह मैक्स 7 से भरा हुआ है। मेरा एसेट्स का एनवाईएसई फैंग प्लस पूरी तरह एआई पर है। आईसीआई प्रूडेंशियल का यूएस ब्लू चिप करीब करीब 60% निवेश इन्हीं मैग्निफिसेंट 7 एआई स्टॉक्स में है। एडलवाइस का यूएस टेक्नोलॉजी फंड 80% एआई स्टॉक्स में, मैक्स 7 स्टॉक्स में है। तो भारत के म्यूचुअल फंड का अगर मोटे तौर पर देखें तो एआई एक्सपोजर करीब करीब $25 बिलियन है, और वहां गिरावट हो रही है तो नुकसान म्यूचुअल फंड निवेशकों को हो रहा है। तो अगर आप मिला लें एलआरएस और ईटीएफ और एडीआर, जिसमें भी थोड़ा बहुत पैसा लगा है, तो करीब करीब 58 से $60 बिलियन भारतीयों के एआई में निवेश हो सकते हैं। अब तीसरी बात, एआई की पर सबसे दिलचस्प उम्मीद की और बड़ी अजीबोगरीब उम्मीद की कि वहां अगर गिरेगा तो यहां फायदा होगा। 2022 से 2026 के बीच में विदेशी निवेशकों ने भारत से करीब $50 बिलियन निकाले। सारा पैसा गया वापस अमेरिका की टेक में। अब सवाल यह है कि अगर एआई बबल फूटता है, मेल्टडाउन होता है, तो क्या एफपीआई वापस आएंगे? पहले इतिहास देखिए इस टेबल में कि एफपीआई के रिटर्न का पैटर्न क्या रहा है इससे पहले जब भी कभी अमेरिका में टेक क्रैश हुए हैं। टेबल को देखिए, पैटर्न साफ है। जब जब अमेरिका में टेक स्टॉक टूटे हैं, उभरते बाजारों में निवेशक वापस लौटे हैं, खासतौर पर भारत में। लेकिन इस बार कुछ पहलू नए हैं, क्योंकि हर बार इतिहास उसी तरह से अपने को नहीं दोहराता। चीन प्रतिस्पर्धा में है, वहां वैल्यूएशन भी कम है, और चीन के पास एआई भी है, टेक भी है, और चीन में नया आईपीओ बूम शुरू हुआ है एआई का, जबकि पूरी दुनिया में बेलडाउन चल रहा है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अमेरिका में टेक स्टॉक टूटते हैं तो पूंजी चीन और भारत के बीच में बटेगी, चीन में भी जाएगी, बड़ा हिस्सा चीन में जा सकता है, क्योंकि भारत में वैल्यूएशन प्रीमियम अभी भी काफी ज्यादा है। पी 22 गुना के आसपास है, जबकि दूसरे उभरते बाजारों का एवरेज पी, प्राइस अर्निंग पी, 13 गुना है। तीसरी जो बड़ी वजह है वो रुपए की गिरावट की है, क्योंकि भारत में रुपया लगातार गिर रहा है, 95-96 के आसपास है, इसलिए भी निवेशक थोड़ा हिचकेंगे। तो अगर ये एआई का बबल सिकुड़ता है, फटता नहीं है, बबल धीमे धीमे खत्म होता है और निवेशक क्रमशः रोटेशन में एआई स्टॉक से निकलते हैं, तो मोटा अनुमान यह है कि भारतीय बाजार में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर अचानक एआई स्टॉक पैनिक में गिरते हैं, किसी बड़ी कंपनी का, एनवीडिया का गाइडेंस आने के बाद बाजार में घबराहट फैलती है, या अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने के संकेत आते हैं, तो भारतीय बाजार बुरी तरह हिलेगा। भारत से एकदम पूंजी भागेगी जो लुहुलुहान कर देगी। हालांकि बाद में 1 साल में वापसी होगी, लेकिन इस वक्त, इस समय ये
वक्त बड़ा नाजुक है। 6 महीने का दर्द हो सकता है अगर एआई स्टॉक्स में बड़ा क्रैश आता है और उसके बाद इनफ्लो की वापसी होगी। अब सबसे आखिरी और बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में होगा कि चले मान लें कि एआई एक बबल है जो फटेगा, सिकुड़ेगा, मेल्टडाउन होगा, तो क्या एआई रुक जाएगा? क्या होगा इसका? ये सबसे ज़रूरी सवाल है और यहाँ डर नहीं, बदलाव के पैटर्न को समझना होगा क्योंकि वो बेहद ज़रूरी है। पहले रेलवे से समझते हैं जिस पर हमने शुरुआत में बात की थी। 1846 में रेलवे स्टॉक्स बुरी तरह टूटे थे, 85% गिरावट आई और फिर 1850 से रिकवरी आई और अगले एक दशक में ब्रिटेन में रेलवे सुपर पावर बन गया। यानी वही हडसन जिसको संसद से खदेड़ा गया, उसकी कंपनियां खत्म हो गई, वो तो डूब गया, पर जो नई कंपनियां आई, मिडलैंड, ग्रेट वेस्टर्न, लंदन एंड नॉर्थ वेस्टर्न, उन्होंने जो निवेश जुटाया 1865 में, उनमें निवेश करने वाले निवेशकों को अगले 3 दशक में 8 गुना रिटर्न मिला। दूसरा पैटर्न देखिए ऑटो इंडस्ट्री को, जिसको आप करीब से जानते भी हैं, देख भी रहे हैं। 1908 से 1930 के बीच अमेरिका में 2000 से ज्यादा ऑटो कंपनियां थी। लगभग हर शहर में एक लोकल कार कंपनी थी। 1929 में मंदी आई, 99% कंपनियां डूब गई। बचे कौन? फोर्ड, जीएम, क्राइसलर। और 1950 तक ये बिग थ्री यानी बड़ी 3 कंपनियां अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गई। तो जो निवेशक 1935 के बाद यहां आए, उन्हें 1960 तक 50 गुना रिटर्न मिला। और तीसरा पैटर्न जो हमारी इस आज की चर्चा की चहेती है, सिस्को। 1995 से 2010 का दौर था, इंटरनेट की शुरुआत हो रही थी। सिस्को 2000 में शिखर पर थी, 2002 में 90% टूट गई। इसके साथ पेट्स.com, बेबीबिन, ई टॉयज, एक्साइट, अल्टा विस्टा सब मर गए जो कि .com के स्टॉक थे। अमेजन 1999 के स्तर से तेजी से नीचे गिरी और उसके बाद वापसी की। लेकिन इसी संकट के बाद गूगल का आईपीओ आया 2004 में, एप्पल ने 2003 में तेजी पकड़ी और फेसबुक 2012 में आईपीओ लेकर आई। तो इस पूरे .com क्रैश के बाद जो कंपनियां आई उन्हें असली फायदा मिला और उनमें से कुछ कंपनियां आज मैक 7 का हिस्सा है। तो एआई का पैटर्न क्या हो सकता है अगले 5-6 वर्षों में? अगर ये बड़ा बबल है और ये फटता है और मेल्टडाउन होता है, ऐसी परिस्थिति में एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट बचेंगे, वे आज के सिस्को हो सकते हैं। एप्पल, गूगल सुरक्षित रहेंगे क्योंकि इनके पास कई कारोबार हैं। ओपन एआई, एंथ्रोपिक बचेंगे क्योंकि इनके पास रिसर्च है, एलएलएम है और इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। हालांकि इन्हें सरकारों की मदद चाहिए होगी। पर कोरवीव, कोहियर, स्टेबिलिटी, इन्फ्लेक्शन, मिस्ट्रल और तमाम एजेंटिक कंपनियां निपट जाएंगी। 2030 तक एआई की अर्थव्यवस्था करीब करीब $1.5 ट्रिलियन की होगी, जो आज $400 बिलियन है। मगर निवेशकों के लिए बहुत कुछ बदल जाएगा। वेल्थ यानी संपत्ति कई कंपनियों के बीच बटेगी। एआई स्टॉक्स में जो इस गिरावट के बाद, इस करेक्शन के बाद 2026 के अंत में या 2027 में आएगा, वो 2035 में जीतेगा। ये धैर्य का खेल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बड़ा बदलाव है और जो निवेशक हिम्मत के साथ इसमें रहना चाहता है उसे इसका लाभ मिलेगा। लेकिन उसे इस बबल की प्रकृति और इसका अंत और रिकवरी का जन्म दोनों समझने होंगे। तो हम आ गए समापन पर। याद कीजिए जॉर्ज हडसन को, जो 1871 में लंदन के एक छोटे से कमरे में मरा, गुमनाम और गरीब। जिस यॉर्क में उसने पहली रेलवे लाइन बिछाई थी, वहां उसकी कब्र पर कोई स्मारक नहीं है। मगर यॉर्क रेलवे स्टेशन आज भी ब्रिटेन के सबसे बड़े स्टेशन में एक है। वहां से हजारों लोग गुजरते हैं। हडसन का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन रेलवे जीत गई। हडसन भले ही हार गया, लेकिन उसकी शुरुआत ने पूरी दुनिया में निवेश बदल दिया और रेलवे ने बाद में पूरी दुनिया बदल दी। 180 साल बाद 2026 में एआई के सामने पे वही सवाल है, एनवीडिया जीतेगी या हडसन की तरह गुमनाम हो जाएगी? जवाब हमें भी पता नहीं है, क्योंकि जवाब तो अभी बन रहे हैं। आप ये समझिए कि टेक्नोलॉजी और स्टॉक अलग अलग कहानियां हैं। एआई जीतेगा, जीत रहा है। हर एआई स्टॉक शायद नहीं जीते। और यही 1846 का सबक है, यही 2000 का भी सबक है सिस्को वाला, और यही 2026 का सबक है। एआई काम कर रहा है, एआई स्टॉक शायद नहीं। और यही फर्क आज का अर्थम है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह किसी नए विषय के साथ। अगर आप रोज की खबरों के पीछे छिपे हुए क्यों को समझना चाहते हैं तो बोनस का ऐप डाउनलोड कीजिए, इंस्टाग्राम पर आइए, बोनस के इंस्टाग्राम हैंडल पर आकर दबाए फैक्टर को देखिए, टाइम मशीन देखिए इंस्टाग्राम पर, बुकनू देखिए किताबों के संदर्भ में। और हाँ, अगर पूरे सप्ताह क्या हो रहा है, उन घटनाओं का असर आपके पोर्टफोलियो तक कैसे आता है, इसे समझना चाहते हैं तो लिंक्डइन पर मेरे साथ जुड़िए पॉलिसी एंड पोर्टफोलियो में।